हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालिनी क्लासेस में। आज आइए सभी को शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की इस क्लास को। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने आपके लिए पवन सीरीज का शिक्षण अधिगम का सिद्धांत लेके, क्योंकि आप लोगों को शिक्षण अधिगम में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने भी अब इसे काफ़ी ऊपर काम कम किया है, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत तो इसकी कर ही ली है जो सीरीज में दिया गया है। बाकी मेरे जो प्रश्न रहते हैं, प्रश्न मेरे का मतलब समझते हैं, क्वेश्चंस वही है जो इसमें लिखा है वही रहेगा। मेरे प्रश्न का सिर्फ इतना फर्क है कि जो उत्तर इन्होंने लिखा है वो उत्तर मैं नहीं लिख के देती हूँ, उसको मैं अपने आप से बनाकर देती हूँ, आम भाषा में देती हूँ, जो हम भी खुद याद कर पाएँ या हमें भी याद रहे, या जो हम याद करके किए हैं, क्योंकि हमें पता है वो पढ़ने में पता चलता है कि कोई कैसा क्या लिख पढ़ पाएगा। इसीलिए वो प्रश्न मैं करवाती हूँ ताकि आपको वो आसानी से याद हो जाए, लोकल भाषा मेरे। ये इसमें जो चीज़ें लिखी रहती हैं ये किताबी भाषाएं लिखी रहती है जिनको हमको पढ़ने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं शुरुआत में किसी बच्चे को सीरीज रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये दिक्कत है। ये तो एडिशनल चीज़ें हैं जो एग्जाम में आप बैठ के एक बार ऐसा फटाफट देख लो, बाकी कुछ नहीं है इसमें। अब पता है आप लोगों को बस ध्यान से चीज़ें, हम सीरीज़ क्यों खरीदते हैं, हम लोग एक बार खरीदे, जितना हम लोग को अभी बातें बताई गई थी, ये होता है वो होता है, डर के मारे सब कुछ किए, लेकिन बाद में सिर्फ सीरीज़ लेते हैं जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं वही इनमें से देखते हैं। और जो अति लघुत्तरी रहते हैं वो लघुत्तरी में तो कभी जाते ही नहीं देखते, क्योंकि फंसा देते, बड़े बड़े रहते हैं। हम लोग हमेशा बुक लेते थे, क्योंकि तब हम लोग ऐसे कोई पीडीएफ या क्लासेस नहीं अवेलेबल थे, ऐसा कुछ करते नहीं थे, उतना नेटवर्क नहीं था फ्रेंड्स देखने करने के लिए, सारी चीज़ें जो भी था मतलब दिक्कतें होती थी। लेकिन ये है कि आप लोग को जो चीज़ें बताई जा रही हैं तो सीरीज से सिर्फ ऑब्जेक्टिव आज लघुत्तरी देखा करिए, बाकी फिर सोर्स आपका किताब होना चाहिए, क्योंकि किताब कर पाएंगे तो अच्छे से आपका जितना बढ़िया आप डीलेट के चारों सेमेस्टर्स को पढ़ेंगे उतना अच्छा आप टेट की कोचिंग ना करने के बावजूद आप फ्री में निकाल लेंगे। 10,000 की कोचिंग है इस समय, ऑफलाइन जाओगे तो 8-9 हज़ार में है, ऑनलाइन खरीदोगे तो 6,000, 8,000, 5,000 में ऐसे रेट है। तो आपको पढ़ना फिर खर्चा करना पड़ेगा, वैसे भी दिक्कतें बढ़ने वाली है, तो आप देखो और चीज़ मैनेज करो, हो जाएगा, ठीक है। चलो जैसा भी होगा, वैकेंसी का जो भी रहेगा सीन, फिलहाल के लिए जब आपने एडमिशन ले लिया है तो आपको डीलेट तो पास करना ही पड़ेगा, पूरा टेट आपको देना ही पड़ेगा, सुपर टेट जब आएगा तब सभी लोग देना है, करना ही पड़ेगा, जैसा भी होगा समय के अनुसार करेंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। ये है शिक्षण अधिगम, जो कि आपका 50 नंबर का पेपर होगा, 40 क्वेश्चन आपको आएगा, 25 आपको पासिंग है। बहुत बढ़िया पेपर है, क्योंकि इसमें 48 नंबर तक हाईएस्ट मिला हुआ है। तो जो 90% का हमने एक टारगेट रखा हुआ वो वहाँ तक वही बच्चा पहुँच सकता है। जो 50 नंबर के 3 पेपर आपके हैं, इनमें आपके 48-27 नंबर का आपके बन गए ना, तो आपका 90% पार होने से कोई रोक नहीं सकता है, आपको नंबर बढ़िया बन जाएगा। तो लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, राइटिंग में ध्यान रखना है, सारी टॉपिक्स को कवर करना है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। इस समय आप जुड़े हैं शालिनी क्लास सर, मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर हम डेली मिल रहे हैं रात के 9 बजे, आपको क्लास मिल रही है, देखिए समझिए जानिए हर चीज़ बढ़िया से बढ़िया। पोल्स के क्वेश्चंस करिए टेलीग्राम पर रोज जो होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो वोटिंग पोल में वोटिंग जिसकी ज़्यादा होती है वो सही होता है, क्योंकि वहाँ पर थर्ड सेमेस्टर वाले पार्टिसिपेट करते हैं, तो जिसका परसेंट ज़्यादा है वो प्रश्न आपका उत्तर सही होता है, ध्यान रखिएगा। देखिए टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा, और आपको शालिनी क्लासेस नाम है, वहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, आइए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जैसा पीडीएफ मिला है, और जब हम ब्राइटनेस इंक्रीज करते हैं तो पीडीएफ थोड़ा सा ब्लर हो जाता है फ्रेंड्स, फिर अगर बहुत स्लो रहेगा तो आपको दिखेगा नहीं। पहला बताइए, अब ध्यान से एक एक नोट डाउन करते चलिए कितना क्या हुआ। शिक्षण एक अभिप्राय है, ऑप्शन आ है पढ़ाना, सिखाना, अधिगम और उपरोक्त सभी। मैं आपको दिखा रही हूँ, शिक्षण एक अभिप्राय है। कैसा अभिप्राय है? शिक्षण पढ़ाना है, शिक्षण सिखाना है, शिक्षण अधिगम है, उपरोक्त सभी। आपको इसमें से क्या सही लग रहा है? शिक्षण क्या है, क्या बताएंगे आप, क्या कहेंगे? ऑप्शंस में आपको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है? तो फ्रेंड्स एक बात बहुत प्योर, हमेशा जब मैं उपरोक्त सभी रहा हो तो ये देखकर मत जाया करिए कि सब कुछ है, ठीक है। ये देखकर कभी भी मत जाया करिए कि ये इसका मतलब यही होगा, या दो है अथवा है, कुछ भी। हमेशा हमने पढ़ा है कि शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। लेकिन एक बात बताएं, आप कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये भी देख सकते हैं, अधिगम अगर पूछा गया होता तो हमें इस और भी सारी चीज़ों को ले लेते, लेकिन हमको यहाँ पर जो शिक्षण की बात पूछी गई है वो यहाँ पर पढ़ाना बेस्ट है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अधिगम अगर दिया होता तो फिर हम सिखाने के साथ जाते, दोनों में फ़र्क है। आगे बढ़िए, अधिगम का मतलब लर्निंग होता है, शिक्षण का मतलब टीचिंग होता है, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? शिक्षक से नहीं है, विद्यार्थी से नहीं, पाठ्य वस्तु से नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऐसी क्या ऑप्शन दिए गए हैं जिसका जो है शिक्षण से रिलेटेड नहीं, कोई संबंध नहीं है?
तो पहले में तो आपको पहला 1 नंबर सभी को मिल गया होगा। दूसरे में क्या सही होगा, आंसर करिए, आंसर बताइए क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, उचित है, बेस्ट है। नवरात्रि परसों से स्टार्टिंग है जहाँ तक है ना। क्यों फ्रेंड्स, बताना जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में देखकर, क्योंकि कैलेंडर में कुछ दिखा रहा है और गूगल पे कुछ दिखा रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन है। कल से है या परसों से, ठीक है, जिसको पता होगा बता देना कमेंट बॉक्स में। चलो बताओ, शिक्षण का संबंध तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, विद्यार्थी से भी होता है, शिक्षक से, पाठ्य वस्तु से भी होता है, क्योंकि टीचर भी चाहिए, पढ़ने वाला बच्चा भी चाहिए और कुछ किताबें भी चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। उसके बाद तीसरा है, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकता का क्रम है, किसका कथन है। शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकता का क्रम है, ये कथन किसका है। वी.एफ. स्किनर का है, रायबर्न का है, रस का है और क्लर्क का है। आंसर करिए। शिक्षण जो होता है वो पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, तो तीसरे में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। अब मैंने तो आपको कथन के बहुत सारे प्रश्न पढ़ाए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैंने ये बताया, क्योंकि फ्रेंड्स कथन से इतने ज़्यादा प्रश्न है, पता नहीं कौन सा आता है कौन सा ना आता है, क्या ही मालूम। तो जो इंपॉर्टेंट दिखता है वो करवा देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर बी.एफ. स्किनर ने कहा, इनका नाम है बुआस फैड्रिक स्किनर, बी.एफ. स्किनर इसीलिए इनको कहा जाता है बी.एफ. स्किनर, ठीक है, बुआस फैड्रिक स्किनर। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर आपको आसानी से मिल गए होंगे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, गुड बॉय। चलो, गुड बॉय एंड गुड गर्ल। 4 देखिए, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा। शिक्षण जो होता है ना, सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है, निर्देशन है, निर्देशन और प्रोत्साहन है, ये किसकी परिभाषा है। पहला ऑप्शन थॉमसन की, ठीक है, एल गेज की, एलन गेज की, जॉन रूवेब की और बर्टन की। जल्दी बताइए क्या होगा फ्रेंड्स। फोर्थ में क्या सही होगा, तो मैं बताना चाहती हूँ, ध्यान रखिएगा, बर्टन, ठीक है, ये बर्टन है। अच्छा सुनिए, एक बात और बताना चाहती हूँ, देखो मैं बातें ज़्यादा बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें तो भूल जाते हैं। आपको ये सीरीज अगर में है तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको इम्पोर्टेंट लिख लेना, ये वाला एग्जाम के पहले ये चीज़, क्योंकि पता नहीं वो कौन सा आ जाए, तो कथन वाले परिभाषा वाले इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ है। शिक्षण प्रक्रिया में कितने पोल है, 1, 3, 4, 5। शिक्षण प्रक्रिया में कितने पोल हैं बताइए, कितने हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर 5वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, शिक्षण की प्रक्रिया में 3 पोल हैं। कितने हैं, 3। अब वो 3 कौन है, वो आपका टास्क है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि पढ़ाया है मैंने। अब आपकी बारी है कि मैं देखना चाहती हूँ किसको याद है, तो कमेंट बॉक्स में सभी के ये 3 पोल क्या है मुझे आज मिलने चाहिए, ईच गर्ल्स एंड ईच बॉयज़। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको, मुझे पता है कि कौन कौन कैसा है, मतलब कौन कौन गर्ल्स कौन बॉयज़ हैं। ध्यान रखिए, मत सोचिएगा कि मैम नहीं कहेंगी, कहेंगे ज़रूर हम फिर। 6 देखिए, शिक्षण होता है, शिक्षण क्या होता है। पहला ऑप्शन सुनियोजित, फिर प्रेरणात्मक, सुझावात्मक, उपरोक्त सभी। क्या होता है 6th बताइए, शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण एक सुनियोजित होता है, जैसे प्री प्लान्ड होता है। हमें क्या पढ़ा, जैसे मुझे क्या पढ़ाना है, मुझे कल क्या पढ़ाना है, परसों क्या पढ़ाना है, नरसों क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस क्रम। ये पेपर तो पहले भी अवेलेबल था, सीरीज तो आपके पास 1.5 महीने पहले भी आ गई थी, तो मैं चाहती उसी दिन करवाती, लेकिन नहीं करवाया ना। हर चीज़ पहले से प्री प्लान्ड है, उसी तरीके से शिक्षण भी इसी तरीके से होता है। डियर मेरे भैया, मेरी दीदियाँ, छोटे भाई बहन जो भी हैं, खुद से समझो, ये चीज़ कभी याद नहीं की जाती, ऑप्शंस देख के समझी जाती। कैसे, 3rd सेमेस्टर में, जब 1st सेमेस्टर में हो तो 1st की जानकारी दी जा रही है, 4th की नहीं दी जा रही ना, तो हर चीज़ प्री प्लानिंग में है। तो यहाँ पर ऑप्शन सभी सही लगे। प्रेरणात्मक में कोई बुराई नहीं है, सुझावात्मक में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेस्ट जो है वो यही है। लेकिन बच्चे गलती क्या करेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, नहीं रिवीजन किया, वो उपरोक्त सभी में टिक मार देंगे, क्योंकि बात तो ये भी सही है, लेकिन जो बेस्ट सुपीरियर है वो आपका ए ऑप्शन है। तो यही आपको सीखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, 7वां प्रश्न देखिए, शिक्षक के समक्ष शिक्षण में समस्या होती है, कैसे समस्या आती है। पहला ऑप्शन, शिक्षण माध्यम की समस्या, एक मीडियम की दिक्कतें पड़ती है। को एडुकेशन यानी कि शिक्षा, सह शिक्षा, साथ में सबको लेकर चलना, उसकी दिक्कत टीचर को देखने को आती है। और व्याकृतिक विभिन्नता, कोई बच्चे को कोई दिक्कत है, सबको सिखाना है, सबकी अपनी अपनी दिमाग की समझ की उपज है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है, उसकी दिक्कत है, उपरोक्त सभी। तो जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसको कैसी कैसी समस्या देखने को क्लासरूम में मिलती है। तो आप, जाहिर सी बात है, ये प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि आप टीचिंग करने गए हैं। तो अब आपको कुछ कुछ आइडिया लगाओगे ना कि कैसे बच्चे आते हैं, किस किस लेवल के बच्चे आते हैं, किस तरह के बच्चे हैं, कितना भी कुछ कर दो, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो क्या लग रहा है, आप 7th में यहाँ पर क्या चूज़ करोगे, 7th के लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपका है। देखिए, मीडियम की दिक्कत होती है, हाँ बिल्कुल होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हमें अवेलेबल नहीं रहती।
सबको साथ में लेकर चलने में बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे कम होते हैं, सबको साथ में मिलाकर बैठा देते, तब बड़ी दिक्कत होती है सबको मैनेज करना। और कोई बच्चा तेज होता है, आप में से बहुत सारे लड़के बच्चे तेज हैं, वो जल्दी जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। कुछ बच्चे बहुत स्लो हैं, एक बार में नहीं आता है, वो दो ठीक है, 2 बार में कोई देखता है तो उसका वो रिवीजन कर रहा है, लेकिन कोई 5-6 बार देख रहा है वीडियो, उसका एक बार वो नहीं समझ पा रहा है, 2 बार में तो 3 बार कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, देखना है, कोई शर्म की बात नहीं है, ठीक है। जैसे बहुत सारी चीज़ें आज भी होती हैं, कोर्स में है, पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी पहले कभी पढ़ी हूँ लेकिन भूल जाती हूँ। जाहिर सी बात है फ्रेंड, दिमाग मतलब दूसरी जगह लगा हुआ है, 24 घंटे का दिन होता है। 9 बजे बैठती हूँ काम करने के लिए, 9 बजे से 6 बजे तक अपना काम कर रहा है, 6 बजे के बाद वही 8 बजे तक लगभग मीटिंग रहती है, आधे आधे घंटे का अंतराल में, फिर आप लोग को पढ़ाने से बीच में मैनेज करना रहता है, ब्रेक थोड़ा बहुत मिलता है, तो दिन भर तो मैं उस फील्ड में रहती हूँ, फिर आप लोग के बीच में क्लास है तो भूल जाते हैं चीज़ें, देखना पड़ता है, इतना नहीं मेमोरी नहीं तो कहाँ होते। तो हम भी छोटे भाई बहनों से पूछ लेते हैं, बड़ों से भी पूछ लेते हैं, तो यही सब दिक्कत है। तो ये व्यक्तित्व विभिन्नता वाली दिक्कत भी देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर उपरोक्त सभी सही होगा क्योंकि सब कुछ देखने को मिलता है। आगे चलो नेक्स्ट। अब जैसे थोड़ा तेज तेज बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ भी पता है मुझे, अगर मेरा पॉपअप बच जाएगा कि मुझे मीटिंग में हम लोग सब रहता है तो पॉपअप जोर जोर से आने लगता है, तो मुझे उसको बंद करके फिर काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जवाबदेही हो जाती है फिर फ्रेंड्स। अब कहीं नौकरी करो तो फिर काम करना पड़ेगा ना, क्या ही कहेंगे, एक वीडियो बना रहे थे तो वह कहेंगे बंद कर दो, यही छोड़ दो, वीडियो ही बनाओ फिर। चलो कोई नहीं, किसी के अंडर में काम करने में यही तो एक वो रहता है, कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। अपव्यय और अवरोधन संबंधी क्या है? पाठ्यक्रम से है, विद्यालय से है, विद्यार्थियों से है, समाज से। अपव्यय और अवरोधन किसका संबंध, किस ऑप्शन जो दिए गए इनमें से किससे है, बताइए। अपव्यय और अवरोधन, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया है, अब मुझे ये याद नहीं कि मैंने ये बात बताई है या नहीं बताई है, लेकिन अब बता दे, नहीं बताया तो आज बता देते। अपव्यय और अवरोधन समस्या विद्यार्थियों से है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अपव्यय और अवरोधन में सिर्फ इतनी सी बात है कि एक ही क्लास में रहकर 5th में हो तो बार बार ही 5th में बच्चा फेल होकर पढ़ रहा है, और एक समस्या तो ये हो गई। दूसरी समस्या क्या है कि आप जो है वहाँ पर मतलब पढ़ रहे हो, पढ़ते हुए कि आपके माता पिता का कहीं ट्रांसफ़र हो गया तो आपने 5th में हो, आधा ही साल हुआ है, मतलब 12 महीने का एक साल होता है, 6 ही महीना हुआ और आप छोड़ कर चले गए। आप आए पढ़ने, आपको डर लग गया, टीचर ने मार दिया या कुछ हो गया, आप स्कूल छोड़ दिए। जो लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, बीच में पढ़ाई ज़्यादा कर देती, नहीं पढ़ती हैं, तो वो सारी समस्याएं अपव्यय और अवरोधन में देखने को मिलती है। क्लियर? तो यहाँ पे 8th का आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगर मैंने नहीं बताया है तो आज सुन लीजिए। अब इसमें देखो फ्रेंड्स, अभी भी एक बात और बतानी है, वो ये है कि इसमें जो बात मैंने बताई उसमें से कौन क्या है। जब कोई बच्चा, ठीक है ध्यान से सुन लो, अवरोधन पे मैंने टिक किया है। जब कोई बच्चा किसी एक निश्चित समय के पाठ्यक्रम को, जैसे हम जानते हैं कि हमारा एक पढ़ाई का जो साल होता है वो 1 साल यानी कि 12 महीने चलता है, और हम क्लास 5th में 12 महीने पढ़ते हैं, लेकिन इसी क्लास 5th को 12 महीने की जगह हम 24 महीने पढ़ रहे हैं, यानी कि हम 5th में फेल हो गए फिर हम 5th में पढ़ रहे हैं। तो ये जो समस्या होती है ये अवरोधन कहलाती है। आज ही बहुत प्रॉपर तरीके से मेरे साथ ये बात एकदम, हर सेमेस्टर में आपको ये चीज़ आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, तो आज ही मेरे से ये बात सुन लीजिए, ठीक है। तो जब कोई बच्चा क्लास 5th को 2 बार पढ़ा, क्लास 6 को 2 बार पढ़ा, 7th को 2 बार पढ़ा, बार बार वो फेल हो रहा है, बार बार उसी को पढ़ रहा है, तो वो बच्चा अवरोधन कहलाता है। और कोई बच्चा अगर बीच के ही समय में ड्रॉप आउट कर देता है, स्कूल को छोड़ देता है, क्लास 6th में है, आधे ही सेमेस्टर में छोड़कर चला गया, तो वो अपव्यय कहलाता है। तो दोनों ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा, आपको लिखने को भी आ सकता है और बहुत आगे के सेमेस्टर्स में देखने को मिलेगा खूब ज़्यादा। आइए 9th प्रश्न है, सा विद्या सा विमुक्ति, शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? आदर्शवादी इस विद्या से चलते थे, प्रकृतिवादी चलते थे, प्रयोजनवादी चलते थे, अस्तित्ववादी। ये जो क्वेश्चन है ये डीलेट सेकेंड सेमेस्टर का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। डीलेट सेकेंड सेमेस्टर में भी है, डीलेट थर्ड सेमेस्टर का भी समावेशी शिक्षा का ये प्रश्न है, और ये वाला जो प्रश्न आया है ये डीलेट सेकेंड सेमेस्टर का प्रश्न है। सीरीज में दे दिया गया है, पेपरों में नहीं आया है, लेकिन देख लीजिए यही है, आउट ऑफ सिलेबस यही आता है। ये प्रयोजनवादी, प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, ये सब डीलेट सेकेंड सेमेस्टर के एजुकेशन पेपर 1 में दिया गया है। अब आपको बताइए मैं अब वो पढ़ा दूँ आपको, इसीलिए बोलती हूँ कि सीरीज़ पे हमें सिर्फ एग्ज़ाम के पहले देखना है, बाकी वहाँ पर 1-2 प्रश्न को ऐसे मिले जहाँ पे हम अंधा तुक्का मार के आएंगे, क्योंकि आउट ऑफ चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे हम थोड़ी रहेंगे बताने के लिए, तो ध्यान रखिएगा।
बताइए फिर यहाँ पर 9th में, चलिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर साविद्या साविमुक्ते, तो ये है आदर्शवादी। आदर्शवादी विचारधारा के लोग जो है आध्यात्मिक होते थे, वो राम राम जपते थे, ठीक है। भगवान में उनका था कि ऊपर भगवान है, सॉरी भगवान में विश्वास करने वाले आदर्शवादी, अध्यात्म की तरफ जो लोग थे वो जो है आदर्शवादी कहलाए थे। आगे चलते हैं 10th। संपूर्ण जीवन ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? कंप्लीट लाइफ ही पूरी पढ़ाई है, ये कथन किसने कहा है? प्लेटो ने, स्पेंसर ने, जॉन ड्यूवी ने, टीपी नन ने। अच्छा प्रश्न है, बताइए। कथन वाले प्रश्न को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान रखिएगा। चाहे जहां मिले पढ़े रहिए, रिवीजन का ही शायद उस समय होगा ना। हम लोग कुछ प्रश्न कैसे पढ़ते हैं पता है? पढ़े रहते हैं, अक्सर होता है फ्रेंड। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं, फिर वहां पर जब ऑप्शन आ जाता है ना तो देख कर लेते हैं। तो ऑप्शन से भी हमें समझ में आ जाता है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है स्पेंसर, बी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ब्लूम के द्वारा प्रतिपादित शिक्षण उद्देश्य क्या होगा? ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक, ये भी बताओ। ये कैसे बता दूं, मैं समझ नहीं आता है। ये सीरीज कैसे छप गई है? ये भी डीलेट 3rd सेमेस्टर में, भैया दीदी 3rd में है, अब वही तो देख लो। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी डीलेट में आती, एग्जाम के सीडीबी में पेपर में भी आती, और ये सारी चीज़ें 3rd में है। अब 1st में सीरीज में छपा हुआ है, इसीलिए हम सीरीज को मना करते हैं कि सीरीज अब नहीं, जरूरी नहीं कि आएगा, नहीं तो यहाँ पर लिखा होता बगल में कितने साल में आया है। यही खेल उल्टा हो जाता है। अब जो बच्चे सीरीज लेके सोचते हैं कर ले, दिक्कत बढ़ती है, अच्छी भी है बुरी भी है। चलिए बताइए फिर यहाँ पर पता है आप लोगों का क्या होगा? 11th में आप लोगों से पूछ रही हूँ, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उपरोक्त सभी है, ठीक है, उपरोक्त सभी। आगे चलते हैं 12th में, देखते हैं संप्रेषण की विशेषता होती है, ये आपके सिलेबस का है। संप्रेषण वही कम्युनिकेशन, उसकी क्वालिटी क्या होती है? विचारों की गहनता, अच्छे से समझना, लेना, पारंपरिक अंतःक्रिया, एक दूसरे से अंतःक्रिया, हर चीज शेयर करना, रिलेट कर पाना, अनुभव और भावनाओं का आदान प्रदान करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर 12th में आपका एक ही ऑप्शन बेस्ट है, वो है उपरोक्त सभी, डी। क्योंकि हम संप्रेषण में विचारों की गहनता समझते हैं, लेते हैं, गंभीर रूप से सोचते हैं, पारंपरिक पारस्परिक क्रियाओं को भी रिलेट कर पाते हैं, भावनाओं का आदान प्रदान होता है, तो काफ़ी कुछ हम देख पाते हैं। आगे चलते हैं। संप्रेषण का कार्य क्या है? 13वां प्रश्न है, संप्रेषण का आखिर काम क्या है? ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव बनाना, कर्मेंद्रियों को बहुत एक्टिव बनाना, अनुभूति करना, उक्त सभी। 13वां प्रश्न बताइए। ये भी आपके सिलेबस से है, ये सिलेबस वाले तो करने ही करने हैं। तो यहाँ पर संप्रेषण का कार्य क्या है, कि करता क्या है? तो उक्त सभी। ज्ञानेंद्रिय आपकी एक्टिव रहती है, कर्मेंद्रिय भी, अनुभूति करना, बहुत चीज़ का अनुभव लेके सीखते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट आइए 14th। पाठ्यक्रम विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, लिखित में, मौखिक में, और बात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। जो पाठ्यवस्तु है विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, क्या होगा? 14th में क्या सही होगा? 14th में क्या सही होगा? गलती नहीं करना है। तो आपको पता है कि सी ऑप्शन, लिखित संप्रेषण भी आएगा और मौखिक भी आएगा, क्योंकि हम दोनों का यूज़ करते हैं ना। हमें कोई चीज़ लिख के कम्युनिकेट करनी, ईमेल भेजेंगे, वैसे कोई करना है तो हम वॉइस मैसेज भेजेंगे या समथिंग, कुछ चीज़ें करेंगे, वर्चुअल मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट, संप्रेषण, कक्षा में संप्रेषण का माध्यम क्या होता है? क्लासरूम में संप्रेषण का माध्यम क्या है? मुख्य माध्यम हार्डवेयर उपकरण, पुस्तकें, मुख्य माध्यम और हार्डवेयर उपकरण। बताइए 15 बताइए क्या होगा? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो प्रश्न आपसे पूछा है आपका डी ऑप्शन सही है। हार्डवेयर के बहुत सारे उपकरण हैं, और मुख्य माध्यम मतलब वही मुंह वाला माध्यम, मतलब मुंह से बोलना, तो एक वो भी सही है। और हार्डवेयर उपकरण में से फ्लैप, बहुत सारा कुछ वीडियो वगैरह दिखाना या कुछ और ले आकर दिखाना करना, तो वो हार्डवेयर में आ जाएगा। तो 15 का आपका डी जो है वो उचित है, बेस्ट है, टिकाऊ है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न में। कक्षा में संप्रेषण का प्रारूप होता है, कैसा प्रारूप दिखता है? क्लासरूम में संप्रेषण कैसा दिखता है? शाब्दिक, यानी कि जिसमें शब्द बोला जा रहा है, जिसमें कुछ नहीं बोला जा रहा है, दोनों हो रहा है, लिखित हो रहा है, तो क्या होगा? 16वें के लिए क्या सही है? बताइए 16वें के लिए क्या सही है? किसका कितना सही हुआ फटाफट बता। आप लोग अकाउंट भी कर लो आप लोग, और पता है लाइक भी चलो करो, फटाफट लाइक करो। 20 मिनट की क्लास हो गई, मैंने आपको एक भी बार नहीं बोला है, तो लाइक तो बनता है। एनर्जी कहाँ से मिलेगी फ्रेंड्स, पता है एनर्जी का मतलब क्या ही है? बस तब देखती हूँ 1 घंटे 3 घंटे बाद कभी खोला, पूरा एल्गोरिदम देखा, तो खुशी हुई कि हाँ मैंने एक 20 मिनट 25 मिनट की क्लास दी, 500 बच्चों ने देखा, 1000 बच्चों ने देखा, कुछ तो मैं हेल्प कर पा रही हूँ। लाइव क्लास में बहुत समय जाता है फ्रेंड्स, 1 घंटे बहुत वक्त होता है, वक्त बहुत कीमती। अभी नहीं समझ पा रहे हो, आपको लग रहा है कि हम 1 घंटे 2 घंटे आके लाइव करें, तो फ्रेंड्स जिस दिन समझोगे ना उस दिन सच में लगेगा कि मैंने सच में नहीं लिया। वक्त नहीं दे, इतना वक्त नहीं दे पाएंगे फ्रेंड्स हम। चलो बताओ बताइए यहाँ पर सी ऑप्शन, शाब्दिक और शाब्दिक दोनों होता है, जिसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल,
बोलते भी हैं और नहीं भी बोल कर करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। लाइक कर दीजिएगा सभी फटाफट, जो ना किया हो चलिए फटाफट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है फ्लैंडर्स की विधि से, ओवर की विधि से, ग्लोब की विधि से, उक्त से सभी। बहुत ट्रिकी दे दिया सीरीज में। आउट ऑफ है राजन की भी ऐसे ही है क्या? मेरा काम भी इसी में, बीच बीच में मुझे अपने काम को भी, आप लोग को टिक टिक की आवाज़ आती होगी। एक बच्चे ने किसी ने ऐसे कमेंट किया था, मैम टिक टिक की आवाज़ आती है, क्या बताएं डियर, माउस और कीबोर्ड हिलाना पड़ता है बीच बीच में, काम चलता रहता है ना, ऑनलाइन दिखाना पड़ता है कि ऑनलाइन बैठे हैं, नहीं तो वो लोग वीडियो कॉल कर देते हैं तुरंत कि दिखाइए आप बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। चलिए बताइए। तो यहाँ पर पता है, यहाँ पर अशाब्दिक संप्रेषण का आकलन किया जाता है अशाब्दिक ग्लोब की प्रविधि से। जैसे कैसे है, अब मतलब हमको वहाँ पर कुछ बोलना नहीं है, हमको अलग अलग तरीक़ों से, जहाँ पर हमको मानचित्र, चार्ट, डायरेक्शन, दिशा वगैरह दिखाई दे। फिलहाल के लिए आएगा नहीं क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न है ये। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष क्या क्या हैं? शिक्षार्थी, शिक्षक, पाठ्यवस्तु, उपरोक्त सभी। 18वें का आपको पता है, बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना। उपरोक्त सभी 3 लोग बहुत ज़रूरी हैं, एक आप हैं, एक मैं हूँ और एक ये हमारा माध्यम है। क्यों, ये भी वैसे हम लोग भी तो यही कर रहे हैं, क्यों दोस्तों, सही है ना? हाँ, आ जाओ आगे। 19 आ जाओ। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम अभ्यास, क्रियाशीलता, प्रशिक्षण कर और क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। भाई देखिए उल्टा पड़ रहा है। और उक्त सभी बताइए। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम, उक्त सभी, दोनों क्रियाशीलता, एक्टिविटी, कार्य और देखरेख सब आएगा। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को दिया है शिव के मित्रा ने, एस के कुलकर्णी ने, स्किनर ने, रायबर्ड ने। ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, चलो कोई नहीं, लेकिन बताओ क्या होगा 21 में? तो यहाँ पर स्किनर ने, ठीक है, क्या होगा 20 में? स्किनर, डी ऑप्शन। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? पढ़िए नेक्स्ट प्रश्न। यहाँ पर क्या है, दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? 21 में क्या बताएंगे? तो यहाँ पर ब्रूनर, फ्लैंडर्स और ब्यूअर स्मिथ। तो दार्शनिक सिद्धांत के प्रतिपादन सुकरात ने किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वो कैसे व्यवहार करते हैं और उस व्यवहार का प्रभाव क्या होता है? कथन किसने कहा? स्मिथ ने, ब्रूनर ने, गेज ने और कलिंगर ने। 22 में क्या होगा? कुछ चीज़ें हैं जो कभी कभी रहती हैं, फिलहाल के लिए याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स ये सब। तो ये गेज ने कहा, किसने कहा है? गेज ने, एलन गेज इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट है, ज्ञात से अज्ञात के सूत्र की सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया है? स्पेंसर ने, हर्बर्ट ने, रूसो ने और प्लेटो, ड्यूबी ने और प्लेटो ने। 23, ये अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तो राइट आंसर है हर्बर्ट। हर्बर्ट स्पेंसर इनका पूरा नाम है, ये स्पेंसर अलग है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, तो ये 23 में आपका बी हो गया। नेक्स्ट है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से हम जानते हैं? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मूर्त से अमूर्त, अनिश्चित से निश्चित, मूर्त से अंश। 24 में क्वेश्चन अच्छा है जो आपके सूत्र से संबंधित है, तो राइट आंसर है मूर्त से अमूर्त, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। हम इसको मूर्त से अमूर्त के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान आधारित है शिक्षण सूत्र पर, ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, सरल से जटिल की ओर। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बेस्ट है, गेस्टाल्ट का मतलब है पूर्ण आकृति, संपूर्ण, हर चीज़ पूरा, तो वो है पूर्ण से अंश की ओर, पहले पूरा कंप्लीट फिर छोटा छोटा, तो ये है गेस्टाल्ट। तो फ्रेंड्स मैंने आज आपके लिए 25 प्रश्न बनाए थे, जो कि आपकी ये 24 मिनट की क्लास हो रही है। अच्छे प्रश्न मैंने करवाने की कोशिश की है और सारा पढ़ के सारे ऑप्शंस जितने भी थे, सारी बातें जो सही थी, जो आप नहीं जानते थे, वो भी मैंने बताया। अगर क्लास पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फिर कल की क्लास में, हर चीज़ को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। आप लोग की क्लासेस का जो टाइमिंग है फ्रेंड्स ना, मैं रात में 8 बजे करना चाह रही हूँ, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर वालों का मैं उनका सुबह का उनका जो है, मैं सोच रही हूँ कि इनका जो है आगे कर दूँ, और आप लोगों की क्लास शाम को 4 बजे, फिर 8 के वही 8 साढ़े 8 तक वो रहती है, फिर आपकी क्लासेस 9 बजे कर देती हूँ। 5 से 6 के साथ में आपने सारे काम निपटा लो, और 8 साढ़े 8 के बाद से आप 2 क्लासेस ले लो, तो वो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, फिर सही रहेगा क्लास करने में। जैसा भी होगा हम बताएंगे, अभी फिलहाल डेट नहीं आ रही एग्जाम की, तो चाह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाते हैं, जैसे आती फिर कुछ चीज़ों को देख लेंगे। फिलहाल चलिए टेलीग्राम से कनेक्टेड रहिए, जैसा भी होगा बता देंगे। नोट्स जिन बच्चों को लेंगे टेलीग्राम पर जाइए, रास्ता से बात करिए, आप उनसे बोल दीजिएगा, नोट्स आपको मिल जाएगी, काम बन जाएगा, ढंग से अच्छे से पढ़िए, अच्छा नंबर ले आइए। मिलते हैं नेक्स्ट में फिर कल, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट।